दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया, एक न्यूमोनिक्स बताए थे जो हसीन मशूक सा, हसीन मशूक सा, हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, कन्नौज डायनेस्टी और सातवाहना डायनेस्टी। इसी के बीच में मौर्य के बाद जब सुंग डायनेस्टी है तो इसी के काल में आईएसपी के पैरेलल चल रहा इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। इसी कुषाण के सामंत थे गुप्त लोग। संभवतः माना जाता है कि ये लोग इसके फ्यूडिटरीज है, सामंत हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो था, अब यहाँ पर जब भारत में राजनीतिक अराजकता थी तब गुप्तों ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसे इतिहास में भारत का स्वर्ण युग का गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया, जिसमें रोमिला थापड़ ने कहा गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया। तो कुषाणों ने क्या किया कि अपने अंदर गुप्त को क्या किया, गुप्त को रखा अपने अंदर सामंत। गुप्ता आर द फ्यूडिटरीज ऑफ सामंत, कुषाण। तो कुषाणों का जो था ये सामंत था, दैट मीन्स फ्यूडल्स। फ्यूडल्स का मतलब होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्यूडल्स को समझते हैं कि मान लेते हैं कि मैं राजा हूं और कई सामंतों को हम क्या किए, अपॉइंट कर लिए। भारत में क्या किए कि कई सामंतों को हमने अपॉइंट कर लिया और इन सामंतों को क्या किए कि हम लैंड दे दिए। तो हमारे पास मान लेते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य है, तो इतने बड़े साम्राज्य का भूमि का टुकड़ा हम सामंत को देंगे, किसी जिसको हम अपॉइंट किए हैं। छोटे बड़े लोगों को अपॉइंट कर लेंगे तो किसी को ज़्यादा भूमि देंगे, किसी को कम भूमि देंगे। और ये जो सामंत है इन्हें हम भूमि का अधिकार दे देंगे, साथ ही साथ वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, वहाँ का वो इंटरनल सिक्योरिटी देखेंगे, जिस क्षेत्र के लिए देंगे इंटरनल सिक्योरिटी। फिर इसके बाद वहाँ का वो जस्टिस सिस्टम देखेगा, वहाँ पे जिस सामंत को हमने अपॉइंट किया वहाँ का सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री वगैरह को देखेगा। फिर इसके बाद कुछ वहाँ के लोगों को खुद वो अपॉइंट भी करेगा ऑफिशियल्स पे। तो इस प्रकार हमने सामंत को नियुक्त कर लिया। ये सब कार्य उसको क्या करेंगे, हम दे देंगे। उसके बदले हम क्या करेंगे, भूमि दे देंगे। इतने सारे वो जो काम करेगा सामंत, कई सारे छोटे बड़े करके, तो वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होगा वो मुझे ला करके देगा, समय समय पे क्या करेगा, मुझे टैक्स ला करके पहुँचाएगा। तो उन लोगों को लगा कि सारे काम हम लोग कर रहे हैं तो राजा, तो फिर मेरा काम क्या है, तो मेरा काम तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो बोलूँगा वही होगा, मतलब राजत्व का दैवीय सिद्धांत, मेरे में राजा का अंश है। तो मुझे क्या करना है कि ये यदि कोई इसे गड़बड़ करेगा तो मैं उसे सामंत को क्या कर सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ, उसे भूमि वापस भी ले सकता हूँ। लेकिन जब मैं कमज़ोर पड़ गया तो भूमि तो मेरे पास लिमिटेड है, भूमि मेरे पास क्या है, लिमिटेड है। तो मैं भूमि लोगों को देते जा रहा हूँ, सामंत को देते जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा, भूमि कम हो रहा। धीरे धीरे जब मेरी अवस्था जो है वो कमज़ोर पड़ेगी तो कई सामंत, छोटे बड़े सामंत मिल करके मेरे विरुद्ध क्या करेंगे, विद्रोह छेड़ देंगे। जब मैं कमज़ोर पड़ूंगा तो छोटे बड़े सामंत आपस में मिल करके, या फिर वो अपने जिस इलाका के दिए तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, तो उसे हम सामंत बोलते हैं। फ्यूडिटरीज, फ्यूडल सिस्टम। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था ये कुषाण के समय में गुप्त लोग उसके अंदर में काम कर रहा, ये कुषाण लोग जो है उसके अंदर में गुप्त लोग था और गुप्त लोग इसके सामंत है कुषाणों का, ऐसा माना जाता है। और ये भारत में जब गुप्त यहाँ पर आए, सामंत जब अपने को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिए, जब कुषाण कमजोर पड़ा तो यहाँ पर भारत में एक बार फिर केंद्रीय साम्राज्य बना, फिर से एक बार दोबारा जो है सेंट्रलाइज्ड पावर आया। ये सेकेंड टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम देखने को मिला था मुझे मौर्यन एम्पायर में, अब जो है दूसरी बार यूनिफिकेशन हो रहा है। ये सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, यूनिफिकेशन शुरू हो रहा है। ये गुप्त साम्राज्य का जो हमें जानकारी मिलता है इसके बारे में कि इसकी कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य थी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसा था, यहाँ का रिलीजन कैसा था, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर कैसा डेवलपमेंट हुआ, तो इसकी जानकारी हमें कुछ स्रोतों से मिलती है। इतिहासकारों ने इसे क्या किया, स्रोत मिला है। तो पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ
मिला है आर्कोलॉजिकल सोर्स गुप्त एम्पायर का, जिसमें हम इंस्क्रिप्शन देखेंगे, कुछ जो अभिलेख मिला है हमें, जैसे प्रयाग प्रशस्ति और मंदसौर का इंस्क्रिप्शन, और भी इंस्क्रिप्शन है। फिर इसका कुछ सिक्के मिले जो हमें जानकारी देते हैं गुप्त के बारे में। फिर इसका कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह हमें देखने को मिला है, जो आर्कियोलॉजी में वो भवन निर्माण वगैरह मिला, तो हमें पता चला है कि गुप्त के बारे में हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिर इसके बाद भव्य मंदिर देखने को मिला है, टेम्पल्स। इसके पिछले जितने भी थे टेम्पल्स का हमें क्या मिला है, अवशेष नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार अब जो यहाँ पर है, अब हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्पल्स देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद अजंता की गुफा में एक पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग। अजंता की गुफा में मरनासन राजकुमारी का चित्र दिया गया है कि एक राजकुमारी है जो बीमार पड़ी है और उसके चारों ओर और भी क्या है, उसकी दोस्त लोग उसके घेरे हुए। तो ये पेंटिंग बना हुआ मरनासन की पेंटिंग, डाइंग प्रिंसेस। ये कहाँ पे है, तो अजंता की गुफा में। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमें क्या करता है, गुप्त एम्पायर की जानकारी प्राप्त करता है। फिर इसके बाद लिटरेरी सोर्स में देखेंगे, मतलब कुछ बुक्स वगैरह साहित्यिक स्रोत देखेंगे, तो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें पता चलता है गुप्त एम्पायर के बारे में। फिर जैन टेक्स्ट है एक फेमस, परिशिष्ट पर्वन, जिसके राइटर है हेमचंद्र, तो इसे भी हमें जानकारी मिलता है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इसे भी हमें जानकारी मिलता है गुप्त साम्राज्य के। फिर इसका सोमदेव का पुस्तक कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का पुस्तक बृहत कथा मंजरी, स्मृति, कुछ स्मृति है फेमस स्मृति, जिसे हमें गुप्त साम्राज्य का जानकारी मिलता है। नारद स्मृति और मनु पुस्तक राज तरंगिणी से हमें क्या है, गुप्त साम्राज्य का जानकारी प्राप्त होता है। फिर इसके बाद कुछ फॉरेन डिटेल्स, जो विदेशी विवरण है फॉरेन डिटेल्स, इसमें फहियान और वेनसांग की पुस्तक हमें जानकारी देता है, गुप्त साम्राज्य का बारे में बताता है। तो फहियान का पुस्तक जो है, एप से फहियान है, एप से फो है। तो फहियान का पुस्तक का नाम है फो कू की, और वेनसांग की पुस्तक है सी यू की। ये दो फेमस बुक है जो हमें जानकारी कहाँ का मिलता है, गुप्त एम्पायर के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। गुप्त साम्राज्य का जो सबसे प्रमुख शासक हुआ, प्रोमिनेंट रूलर्स, ये 240 एडी से लेकर के 550 एडी। तो इसमें जो बहुत सारे शासक हुआ, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है। पहला है श्रीगुप्त, जो कुषाण के सामंत है। तो इसने भी क्या किया कि गुप्त एम्पायर, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया कुषाणों से, और इसने स्थापना किया गुप्त एम्पायर का, और टाइटल एज्यूम किया महाराजा का। इसके बाद फिर इसी के पुत्र घटोत्कच, पुत्र भी और फिर सक्सेसर भी बना, सॉन भी था और सक्सेसर भी, उत्तराधिकारी भी बना। और इसने जो टाइटल एज्यूम किया, ये भी किस महाराजा का टाइटल एज्यूम किया। ये दो जो थे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है ये फाउंडर है श्रीगुप्त, गुप्त एम्पायर का। लेकिन जो रियल फाउंडर है गुप्त एम्पायर का, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, जो 319 एडी से लेकर के 335 एडी के बीच में। तो ये रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब है कि इसके काल में साम्राज्य का विस्तार होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, मतलब कई सारा विस्तार होगा, बहुत सारा की डेवलपमेंट होगा, इसलिए हम इसे रियल फाउंडर बोलेंगे। और जबकि श्रीगुप्त जो है बस गुप्त एम्पायर का स्थापना किया, जबकि साम्राज्य का विस्तार जो है उस काल में नहीं होगा। फिर इसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया, और ये भी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ये भी घटोत्कच क्या है, बेटा है और सक्सेसर है। इसने क्या किया, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लिच्छवी की जो महारानी थी, प्रिंसेस जो थी, कुमार देवी से इसने क्या किया, शादी कर लिया, ताकि उसका साम्राज्य क्या है और भी क्या हो जाए, दोनों के बीच में मित्र संबंध हो जाए और साम्राज्य बढ़ जाए। इसने चांदी का सिक्के चलाया, चांदी का क्या किया, सिक्के चलाया। और इसने एक कैलेंडर जारी किया, इसने शकों को हराया, शकों को क्या किया, इसने हराया। शक जो है अभी भी है, ये पूरी तरीके से क्या है, समूल नष्ट नहीं किया। उज्जैन का जो राजा था, बताए थे कि उज्जैन का राजा, उसने क्या किया, शकों को हराया। अब विक्रमादित्य फर्स्ट का टाइटल एज्यूम किया, शकों को हराया, लेकिन समूल नष्ट वहां पे नहीं किया था, बताए भी थे वहां पे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, इसने गुप्त एरा, एक कैलेंडर जारी किया 319 एडी में, जिसको हम लोग गुप्त एरा बोलेंगे।
गुप्त रूलर हुआ है वो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट के पुत्र और साथ ही साथ उत्तराधिकारी भी है। इसने क्या किया, बड़े गुप्त अम्पायर का राज्य का क्या किया, विस्तार किया, साम्राज्य का बहुत बड़े स्तर पे ले गया। और जिसमें नॉर्थ इंडिया का जो था उसने 9 राज्य को जीत लिया और साउथ इंडिया के 12 राज्य को जीत लिया। और जो सुदूर इलाका था, भारत का जो दूर इलाका था, फ्रंटियर स्टेट्स था, उसको भी जीत लिया। और जो मध्य वाला जो देश था जिसे आठवीं राज्य बोला गया है, जो फॉरेस्ट का जो वन का इलाका था जैसे एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उस इलाके को भी क्या किया, इसने जीत लिया। और इसने जीतने के दौरान इसने 3 पॉलिसी को अपनाया। इसके जो पॉलिसी था अशोक की पॉलिसी के जस्ट उलट था। अशोक की नीति जो था वो अहिंसा पर आधारित था। उसने युद्ध को क्या किया, त्याग दिया था। जबकि समुद्रगुप्त जो है इसके जस्ट अपोजिट है, ये एग्रेशन और कंक्वेस्ट की पॉलिसी को अपनाएगा। आक्रामक नीति को इसने क्या किया, धारण किया। इसने 3 पॉलिसी, इसकी 3 नीति था। पहला था कि किसी भी राज्य को जीतना है तो उसे ग्रहण कर लो, उसे युद्ध करके क्या करे, जीत लो, एक्वायर कर लो, कंक्वेस्ट कर लेना है। दूसरा था मोक्ष, उसे स्वतंत्र राज्य के उसे छोड़ देना है, वो खुद वहाँ क्या करेगा, शासन करेगा। और तीसरा जो अनुग्रह था, वो जीता हुआ राज्य उसे वापस दे देगा। और ये सारे क्या करेंगे, ये राजा के प्रति क्या है, उत्तरदायी होंगे, अधीनता को स्वीकार कर लेगा। और अब जो गुप्त अंपायर है इसमें टाइटल्स एज्यूम करने का एक श्रृंखला ही चलेगा। इसने कई उपाधि धारण सब करेंगे राजा लोग, जिसमें प्राक्रामणक, फिर इसने कविता लिखने का शौक था तो इसलिए इसे कवि राज भी कहा गया है। ये योद्धा टाइप का था इसलिए इसे काच कहा गया है। धर्म प्रचार बंधु भी कहा गया है और परम भगत भी बोला गया है। समुद्रगुप्त जो है भागवत धर्म को अपना लिया। भागवत धर्म का इसने क्या किया, अनुयायी बन गया। लेकिन दूसरे धर्म को भी इसने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। जिसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इसने उसे क्या किया, सहिष्णुता की नीति को अपना दिखलाया है। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस है। फिर इसके पिछले जो इसके पिताजी हुए तो वो लिच्छवी प्रिंसेस से क्या किया, शादी कर ली, कुमार देवी से। तो समुद्रगुप्त को स्वयं को लिच्छवी दौहित्र, इसे लिच्छवी का नाती का होने का इसे गर्व फील करता था हमेशा। तो ये इसे लिच्छवी का राजकुमारी का यह पुत्र है, इसलिए क्या है, ये इसे लिच्छवी दौहित्र बोला गया है। और समुद्रगुप्त को जो है सिक्का पर वीणा के साथ दर्शाया गया, वीणा बजाते हुए। ये वीणा का क्या था, प्लेयर था, वीणा बजाने क्या बेहतर तरीके से जानता था। तो वीणा के रूप में क्या किया गया, समुद्रगुप्त को सिक्के में दिखाया गया है। और वीणा जो है भारत का सबसे प्राचीनतम इंस्ट्रूमेंट्स है। समुद्रगुप्त के काल में कुछ अभिलेख इसने लिखवाया है। प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी इसे कहते हैं, या प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के जो रॉयल कोर्ट में एक दरबार में इसके कवि रहता जिसका नाम था हरिसेन, इनके द्वारा लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें समुद्रगुप्त के जो राज्य का जो विस्तार है, साम्राज्य के विस्तार, जो कंक्वेस्ट पॉलिसी था, उसके बारे में जिक्र किया गया कि समुद्रगुप्त के कितने उपलब्धियां थे। तो ये कहाँ में देखने को मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में। ये जो प्रयाग प्रशस्ति था इसमें 3 राजाओं ने क्या किया, इस प्रयाग प्रशस्ति में लिखाया गया है। जिसमें सबसे पहले ये प्रयाग प्रशस्ति जो अशोक का था, अशोक ने भी क्या किया, इस पर खुदवाया है, अपना कुछ उपलब्धि को दिखलाया है। फिर इसके बाद समुद्रगुप्त उसी पिलर में, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है उसी में समुद्रगुप्त ने भी क्या किया, लिखवाया हरिसेन के द्वारा। और फिर आगे चल करके जब हम लोग मेडिएवल पीरियड पढ़ेंगे तो जहांगीर के द्वारा भी क्या किया, प्रयाग प्रशस्ति पे इसने लिखवाया है। ये 3 अलग अलग कालखंडों का क्या है, शासक का मेल का प्रतीक है। ये दिखाया जा रहा है कि तीनों को क्या है, इसमें मेल मिल रहा है। प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में जो है ये प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के किले में रखा गया है, इलाहाबाद के किले में है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जो विंसेंट स्मिथ है, समुद्रगुप्त जो है इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। मतलब ये क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक भी युद्ध अपने साम्राज्य को यूरोप में बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाया, तो उसी प्रकार जो यहाँ पे समुद्रगुप्त हुआ उसे नेपोलियन का दर्जा दिया गया है। ये भी एक भी युद्ध क्या हुआ, हारा नहीं है। और वायु पुराण में तो बोला भी गया है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है
तीन सागर का पानी पीता है, तीन समुद्र का पानी पीता है, मतलब ईस्ट भी, वेस्ट भी और साउथ भी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। ये इतने ताकतवर था कि इसका साम्राज्य विस्तार में जब ये घोड़ा छोड़ दिया तो इसको कोई रोकने का हिम्मत नहीं करता था। तो अश्वमेध यज्ञ करवाया। और श्रीलंका का एक राजा हुआ मेघवर्मन, इसने क्या किया, इसके दरबार में अपने आदमी को इसने क्या किया, भेजा समुद्रगुप्त के दरबार में, और परमिशन मांगा कि बौद्ध गया में जो है एक मोनेस्ट्री बनाएंगे, मठ बनवाएंगे। तो इसने परमिशन मांगा, तो मेघवर्मन जिस आदमी को भेजा था अपने दूत बना करके, तो ये लोग परमिशन लिए, और पता चलता है इसे कि समुद्रगुप्त जो है इसे परमिशन दे दिया। और साथ ही साथ परमिशन ही नहीं दिया, इसने मठ बनाने के दौरान में इसने कई दान भी दिए मठ में। तो इसे ये बताता है कि ये क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस है, जिसे फुल कंपेशन दिखाया है समुद्रगुप्त ने, जिसे अनुकंपा वन भी बोला गया है। समुद्रगुप्त को जो सैनिक वेशभूषा में एक क्वाइन है जिसमें सैनिक वेशभूषा में दिखलाया गया किसको, समुद्रगुप्त को, वो एक वॉरियर क्लास के रूप में दिखाया गया है, योद्धा के रूप में दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की जो मृत्यु है 375 एडी में हो जाता है, 375 एडी में। और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इसके दो बेटा है, समुद्रगुप्त के दो बेटा, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त है। तो रामगुप्त जो है ये इसके काल में शक शासक जो था युद्ध हुआ रामगुप्त के साथ, और रामगुप्त को हरा दिया। और रामगुप्त क्या किया, हार जाने के बाद तो शकों ने क्या किया, इसकी पत्नी को, इसकी पत्नी वो उसने मांग किया शक ने, तो इसने अपनी पत्नी को दे दिया, ध्रुवा देवी को क्या किया, इसने शकों को दे दिया, जिसके चलते चंद्रगुप्त टू जो है, चंद्रगुप्त टू, ये इतने बड़े घर का समुद्रगुप्त जो पूरे साम्राज्य में विस्तार किया, तो समुद्रगुप्त जो है इसने कहा कि ये पूरी तरीके से हमारा क्या खानदान को बर्बाद कर दिया। इसने क्या किया, पत्नी को ही दे दिया, भाभी जी को दे दिया, ध्रुवा देवी को। तो चंद्रगुप्त जो है इसने पूरे शक शासक जो है नहपान जो है, तो ये नहपान का एक श्रृंखला चलता था, नहपान 1, नहपान 2, नहपान 3। तो शक रूलर में ये नहपान का क्या है, श्रृंखला है, चेन है। तो उसने नहपान का जो शक शासक रूलर हुआ, पूरे शक शासक को क्या किया, समूल नष्ट कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कौन, समुद्रगुप्त। और इसने नष्ट ही नहीं किया, इसने भाभी जी को वापस भी लाया। क्या किया, भाभी जी को वापस लाया और बोला कि जो रामगुप्त है, रामगुप्त को बोला इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं है तुम, और साथ ही साथ ध्रुवा देवी अपनी पत्नी के लिए भी तुम क्या है, लायक नहीं है। और इसने क्या किया, भाभी जी से वापस शादी कर लिया। देवी चंद्रगुप्त है, इसकी जानकारी जो है देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में क्या है, हमें जानकारी मिलता है। ये पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, देवी चंद्रगुप्तम। और इस प्रकार जो रामगुप्त है, अपने एक छोटे से शासन काल के बाद इसे गद्दी से हटा दिया गया, इसे कुल से हटा दिया गया। जो गुप्ता पीरियड का जो कुल है, इसे रामगुप्त को हटा दिया गया, और फिर इसके बाद चंद्रगुप्त टू जो है इसने गद्दी पर बैठा। ये एक महानतम शासक है गुप्त पीरियड का, और इसने साम्राज्य का विस्तार अपने पीक पर ले गया, अपने चरम पे ले गया। साम्राज्य का विस्तार सबसे अत्यधिक कहीं हुआ था चंद्रगुप्त टू के समय में। और इसने क्या किया, अपने कल्चरल एक्सपेंशन और नागर स्टाइल, मंदिर बनाने के 3 शैलियाँ होता है। तो पहला है नागर स्टाइल, दूसरा है द्रविडियन स्टाइल, और तीसरा है बेसर स्टाइल। ये 3 स्टाइल, और मंदिर का बनाने का ये 3 स्टाइल हुआ, 3 शैली हुआ, जिसमें से नागर स्टाइल जो है चंद्रगुप्त टू के समय देखने को हमें क्या करता है, मिलता है। तो ये इतने सारे विस्तार के वजह से गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। और टाइटल इसने एज्यूम किया, शकों को कंप्लीटली हराया और कंक्रूर किया किस पे, शक पर। तो इसलिए इसे शकारी और विक्रमादित्य का क्या किया, उपाधि धारण किया। जिस प्रकार उज्जैन का राजा विक्रमादित्य उपाधि धारण किया शक को हरा करके, तो इसने भी विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। पूरे इतिहास में 14 विक्रमादित्य का क्या है, टाइटल्स एज्यूम किया है। शकारी मतलब शकों को क्या किया, कंप्लीट नष्ट किया, शकों पे विजेता पाया।
और देवगुप्त, देवराज और देवाशी, ये टाइटल एज्यूम किसने किया? चंद्रगुप्त टू ने। चंद्रगुप्त टू जो है ये भागवत धर्म को अपनाया है और गोल्डन पीरियड बोला गया है क्योंकि इस काल में जो है साम्राज्य का विस्तार, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर, फिर इसके बाद रिलीजियस डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब का जो एक्सपेंशन है, पेंटिंग्स का डेवलपमेंट, इसलिए इसे हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। इसकी एक पुत्री हुई, बेटी प्रभावती। इसने साम्राज्य के विस्तार के दौरान क्या किया कि प्रभावती का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन से शादी करवा दिया गया ताकि इसका साम्राज्य क्या हो, विस्तार हो जाए, मैरिटल अलायंस। तो ये जो इंडिया है तो ये पूरी तरीके से गुप्त अंपायर का है। और यहाँ पे जो ये वाकाटक डायनेस्टी है जो इस फिगर में दिखाया गया है, तो ये वाकाटक डायनेस्टी का जो राजा हुआ रुद्रसेन, उसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया प्रभावती का। और फिर इसके बाद कुछ समय के बाद इसके पति मर जाने के बाद और इसके जो बेटा हुआ तो कम उम्र का हुआ, इसलिए वाकाटक वंश का ये संरक्षिका भी बनी प्रभावती, प्रोटेक्टर बनी ये, क्योंकि इसके बेटा बहुत कम उम्र का था, अल्प आयु का था। और इसके दरबार में एक चाइनीज़ ट्रैवलर भी आया जिसका फहियान नाम था और पुस्तक लिखे फो कू की। इसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होता है। इसके दरबार में 9 मिनिस्टर्स हुए जिसे हम लोग 9 रत्न बोलेंगे। पहला है कालिदास, अमर सिंह, वराह मिहिर, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, छपनक, घाटकरपा, शंकु और वारुचि। कालिदास ने लव स्टोरी पर, प्रेम रस पर इसने क्या किया, कई किताब लिखा जिसमें फेमस अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और अमर सिंह का जो पुस्तक है अमरकोश, इसमें 12 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है। और वराह मिहिर जो है ये खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर है। इसने 2 किताब जो फेमस है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। चंद्रगुप्त टू के समय में एक डॉक्टर मतलब वैद्य भी रहता था, फिजिशियन, जिसका नाम था धन्वंतरी। और बेताल भट्ट जो था ये एक कवि भी था, स्कॉलर भी था और मैजिशियन भी था, जादूगर। छपनक जो है ये एक एस्ट्रोलॉजर था। घाटकरपा ये एक पोएट था। और शंकु जो है ये मैथमेटिशियन और आर्किटेक्ट था, बिल्डिंग्स वगैरह निर्माण करने में क्या शंकु इसके मददगार था। और फिर वारुचि जो है ग्रामरियन था। तो इस प्रकार ये 9 मंत्री का यहाँ पे क्या हुआ, जिक्र किया गया है, इसके दरबार में रहते था। फिर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इसने है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आयरन का है, ये कुतुब मीनार के पास में है। इसमें इसकी खासियत ये है कि ये आज तक जंग नहीं लगा है, नॉन रस्टिंग टेक्निक से बनाया गया है। और चंद्रगुप्त टू का जो साम्राज्य का जो विस्तार था, जो विजय गाथा था, इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया कि मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में। मेहरौली इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त का क्या है, विजय गाथा के बारे में बताया गया है। और एक उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन भी है मध्य प्रदेश में। तो इसके चंद्रगुप्त के एक सेनापति है वीरसेन का इसमें उल्लेख मिलता है। वीरसेन का यहाँ पर क्या है, उल्लेख मिलता है हमें। नेक्स्ट जो रूलर हुआ वो कुमार गुप्त हुआ। ये चंद्रगुप्त टू के पुत्र और उत्तराधिकारी भी है। इसने क्या किया, टाइटल ये सबसे हट करके टाइटल एज्यूम किया, ये श्री महेंद्र का और महेंद्र आदित्य का। ये टाइटल थोड़ा याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछता है, जो इम्पोर्टेंट टाइटल्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में क्या करता है, वनडे टाइप के एग्ज़ाम में पूछ लेता है बार बार। जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम में ये सब क्या है, या यूपीएससी के एग्ज़ाम में या वनडे टाइप के एग्ज़ाम में ये सेंटेंस के रूप में दे देगा टाइटल्स। तो इस कुमार गुप्त के समय जो टाइटल्स है ये सबसे अलग है, सबसे हट करके भी है। चंद्रगुप्त ने भी जो टाइटल एज्यूम किया वो भी क्या है, हट करके है। तो महेंद्र आदित्य या श्री महेंद्र का टाइटल एज्यूम किया कुमार गुप्त ने। इसने क्या किया, स्थापना करवाया नालंदा यूनिवर्सिटी का।
इसने ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया और यहाँ पे लगभग 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट का पढ़ाई कराया जाता था, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, फिलॉसफी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब सारे क्या है। फिर महायान सेक्ट के बारे में यहाँ पर भी क्या पढ़ाया जाता था, इसलिए इसे हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान सेक्ट भी बोलेंगे। और ये जो यूनिवर्सिटी बनाया गया ये फर्स्ट फ्लोर बनाया गया, फिर इसके बाद दोबारा सेकेंड फ्लोर बनाया गया। सेकेंड फ्लोर जो बनाया गया दोबारा इसके ऊपर तो वो हर्षवर्धन के द्वारा बनाया गया। और फिर इसके बाद धर्मपाल, पाल डायनेस्टी का जो धर्मपाल है, इसे तीसरा मंजिला इसमें बनाया गया है। फिर इसमें जो है कुमार गुप्त के समय में मंदसौर इंस्क्रिप्शन इसने लिखाया। एक संस्कृत पोएट है वत्स भट्टी के द्वारा ये लिखाया गया है। और इसमें वत्स भट्टी क्या है, कुमार गुप्त ने वत्स भट्टी को भेजा और इसने वहाँ पे लिखा है कि कुमार गुप्त का जो उपलब्धि है तो उसके बारे में क्या है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह बनाया। तो ये सब का बारे में जिक्र कहाँ किया गया है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन में किया हुआ है। नेक्स्ट जो शासक हुआ वो स्कंद गुप्त हुआ। ये जो कुमार गुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी है, इसके काल में हुन्स का अटैक हुआ। अब धीरे धीरे जो है स्कंद गुप्त के बाद जो है, स्कंद गुप्त के बाद जो भी रूलर्स आया वो अयोग्य थे, कमज़ोर शासक था। और धीरे धीरे यहाँ पे अब ये कमज़ोर होते जा रहा, तो फिर से क्या हो रहा, विदेशी आक्रमण चालू हो रहा। तो यहाँ पर हुन्स अटैक किया, मध्य एशिया से आया है, सेंट्रल इंडिया से। तो यहाँ पर हुन्स का अटैक देखने को मिला है। हुन्स को हम लोग मलेच भी कहा गया है। हुन्स को क्या बोला गया, मलेच। ये पेस्टोरल थे, पशु चराते थे और घुमंतु प्रकार के थे। तो ये लोग जो था उसे मलेच्छ बोला गया है। और ये मध्य भारत से क्या है, भारत पर आक्रमण किया है। और स्कंद गुप्त इसे 2 बार हराया हुन्स को। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसने क्या किया, इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसने रिपेयर कराया सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील जो है पुष्य गुप्त के द्वारा क्या किया, सुदर्शन झील का बनवाया गया है। किस काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और फिर रुद्र दामन क्या किया, उसे बनाया। और यहाँ पर इसका डैम टूट जाने के वजह से, तो ये टूट गया तो इसे फिर से रिपेयर कराया गया। रुद्र दामन के बाद जो रिपेयर कराया गया है वो सुदर्शन झील का, वो स्कंद गुप्त है, स्कंद गुप्त। और यहाँ सुदर्शन झील, दोनों क्या है, रिपेयर करवाया। एस से स्कंद गुप्त और एस से सुदर्शन झील है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर है, अब कैपेबल रूलर नहीं मिलेगा, ये भानुगुप्त है। इसके काल में हुन्स का अटैक फिर हुआ, क्योंकि हुन्स का अब कंटिन्यूअस अटैक हो रहा था। इसने क्या किया, स्कंद गुप्त तो हराया 2 बार, लेकिन जब इसके बाद भानुगुप्त आया तो इसमें हुन्स का अटैक देखने को मिला है। और यहाँ पर एक एरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो मिला है, इसमें पहला, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसमें पहला सती होने का जो प्रथा है वो इसमें लिखा हुआ। सती होने का साक्ष्य जो हमें मिलता है वो पहली बार देखने को मिला है एरन पिलर इंस्क्रिप्शन से। और ये किसका, भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का जो सेनापति है गोपराज, गोपराज जो है युद्ध करता है हुन के साथ, और हुन के विरुद्ध युद्ध करता है और इसमें इसकी मृत्यु हो जाता है गोपराज का। और गोपराज का मृत्यु होने के वजह से इसकी पत्नी जो है वो सती होने का वर्णन किया गया है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, एरन पिलर इंस्क्रिप्शन, भानुगुप्त के समय में। और इसके जो लास्ट रूलर हुआ, कई इतिहासकार ने भानुगुप्त को ही लास्ट रूलर बताया गया, लेकिन इसके बाद भी एक अयोग्य शासक है विष्णुगुप्त। इसके काल में हुन्स का अटैक होगा और हुन्स यहाँ पर जो गुप्त डायनेस्टी का है वहाँ पे अटैक करके और इसे समाप्त कर देगा, इसे एंड कर देगा गुप्त एम्पायर का। इस प्रकार हुनों ने क्या किया कि गुप्त को क्या किया, समाप्त कर दिया। गुप्त का जो पतन का जो कारण है, इसमें कई कारण है, उसमें से एक कारण तो हमने अभी देखा कि हुन भी था। हुन क्या किया कि गुप्तों को पतन का एक कारण हुन भी बना, तो हुन का अटैक हुआ। और साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारा कारण है कि इसका जो ट्रेड और कॉमर्स था वो क्या हुआ, इसमें कमी आया। मतलब साम्राज्य चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी क्या, इसमें कमी आया। ट्रेड एंड कॉमर्स में डिक्लाइन होने की वजह से भी इतिहासकारों ने माना कि गुप्त साम्राज्य का ये पतन का कारण है। और साथ ही साथ योग्य शासक नहीं थे, आने वाले जो स्कंद गुप्त के बाद है वो योग्य शासक नहीं हुए। तो शासक का योग्य होना भी जरूरी है। मान लेते हैं कि कोई साम्राज्य, यदि हम
दे देते हैं, उसे बहुत बड़े साम्राज्य दे देते हैं, यदि वो योग्य नहीं होगा तो साम्राज्य को क्या करेगा, विखंडन कर देगा। लेकिन यदि योग्य शासक होगा तो योग्यता वही है कि साम्राज्य छोटा ही मिला लेकिन उसे क्या करे, विस्तार करना और साथ ही साथ डेवलपमेंट करना, वो योग्य शासक का क्या है, ये लक्षण है कि योग्य शासक होगा तो क्या होगा कि वो साम्राज्य का विस्तार होगा। लेकिन जो सक्सेसर जो हुआ वो कैपेबल नहीं था, वीक सक्सेसर था, कमज़ोर उत्तराधिकारी इसके बाद आया। और फिर साथ ही साथ फ्यूडल सिस्टम का यहाँ पर उदय होने लगा। एक यहाँ पे जो गुप्ता एम्पायर है तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है कि इधर से हून का अटैक हो रहा और साथ ही साथ यहाँ पे सामंत व्यवस्था का शुरुआत हो गया था। तो कई सामंत यहाँ पे बना हुआ था। तो ये सामंत जो है धीरे धीरे ये लोगों को लगने लगा कि सारा काम हम कर रहे हैं, तो इसने क्या कि छोटे और बड़े सामंत आपस में मिल करके या फिर स्वतंत्र घोषित करने लगा। तो गुप्त को क्या कि 2 फ्रंटियर वार लड़ना पड़ रहा, एक सामंत से भी और दूसरा हून से भी। तो ये भी एक कारण है कि सामंत जो लोग थे वो भी क्या कर रहे हैं, आपस में गुप्त को क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ पीसीएस पाठशाला पर गुप्त साम्राज्य का जो स्वर्ण युग है यह महत्वपूर्ण अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि इसकी पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।